ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हम इस पे बात करेंगे। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स विद द प्रॉपर्टी दैट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन द 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। मतलब कि अगर कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज करो कि ये पर्टिकुलर रीजन है और इस रीजन में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर किसी पार्टिकल को यहाँ से ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जाना है तो वो कोई भी पाथ लेगा, ये पाथ ले या ये पाथ ले या ये पाथ ले, किसी भी पाथ के थ्रू वो ए से बी पे जाएगा, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो काम होगा इस पे, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। इस पाथ से भी जाएगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है वो उतना ही काम करेगा, इस पाथ से भी जाएगा तो उतना ही काम करेगा, इस पाथ से भी जाएगा तो उतना ही काम करेगा। मतलब कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल, ठीक है, इन अ क्लोज्ड लूप विल बी जीरो, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जो काम हुआ वर्क फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, और फिर जब यहाँ से यहाँ गया तो वर्क डन बी टू ए, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा कि क्लोज लूप में जो किया हुआ काम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तो बात हो गई कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। इसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। तो हेयर आप एक बड़ा मकरा नुमा जिस एक पिक्चर देख रहे होंगे मकरा जैसा, बट इट इज वेरी सिंपल पिक्चर। हेयर देयर इज अ मास लोकेटेड एट द पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, दिस इज द m मास का ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट ए पे लोकेटेड है, एंड इट इज मूविंग इन ए स्पेस वेयर द फोर्स एक्ट ऑन दिस पार्टिकल बाय द मास कैपिटल M। मतलब कैपिटल M मास के द्वारा इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ये पार्टिकल इस M मास के द्वारा जो एस्टेब्लिश्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है उसमें वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पार्टिकल जो है वो अलग अलग पाथ से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट से पार्टिकल को पहुंचना है बी पॉइंट पे, ठीक है, और ये जो मतलब m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? रेडियल होगा। ठीक है, इट विल बी रेडियल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। तो मान लो कि m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ है और कैपिटल M यहाँ है, तो ये कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगाएगा, इट विल बी along the radial line joining the two particle, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है m मास का वो 3 पाथ को फॉलो कर रहा है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इस तीनों पाथ को फॉलो करने के बावजूद भी जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय दिस मास ऑन दिस स्मॉल मास वो सेम होगा। तो 3 पाथ हमारा पार्टिकल लेता है। दिस इज द पाथ ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, दिस इज द पाथ ए बी, ठीक है, ए बी मतलब यहाँ से गया यहाँ, उसके बाद ये, ठीक है, और एक दूसरा पाथ है ए बी, मतलब ए से हम आएंगे कर्व सेगमेंट को फॉलो करते हुए बी पे, और बी से सीधे रेडियली जाएंगे स्मॉल बी पे। ठीक है, और तीसरा पाथ मेरा कुछ कॉम्प्लेक्स पाथ है कि हम पहले आ गए ए से गए सी पे, ठीक है, सी के बाद गए डी पॉइंट पे, डी से गए ई पे, ई से गए एफ पे, एफ से गए जी पे, जी से गए एच पे, एच से गए बी पे। तो मैंने ये 3 पाथ्स लिए, ठीक है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इन तीनों पाथ को फॉलो करते वक्त इस मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्मॉल मास पे लग रहा था उसने कितना काम किया। ठीक है, तो अगर ये तीनों पाथ के मूवमेंट के दौरान वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सेम पाया गया तो मैं मानूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये 3 ही पाथ हैं, सारे पाथ से जो है सो वर्क सेम होना चाहिए, मतलब वर्क डन ऑल द पाथ से सेम होना चाहिए। तो फिलहाल तो ये 3 पाथ है, तो पहले इस 3 पाथ को देखते हैं। आप एक पाथ का एट्रीब्यूट देखो, तो जो भी ये 3 पाथ आप देख रहे हो ना, इसमें 2 तरह के मतलब सेगमेंट्स है। पहला है कर्व्ड सेगमेंट, पहले तो रेडियल सेगमेंट है। ये जो पाथ का ये जो सेगमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेडियल लाइन, ठीक है, और रेडियल लाइन, एंड ये जो सेगमेंट है इस तरह का जो है ये कर्व सेगमेंट है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। एक है आपका स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक है, और दूसरा जिसको हम बोल सकते हो रेडियल लाइन, और दूसरा मेरा कर्व्ड सेगमेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी जो पाथ है हमारा, ये तीनों पाथ, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट पाथ। First is the straight line segment along the radial line, and the other is the curved segment, ठीक है, along a circle which is centered at the mass capital M, ठीक है। जैसे यही जो ये जो है ये क्या है? ये कर्व सेगमेंट है, ये क्या है? इट इज अ सर्किल सेंटर्ड एट द मास m। तो कोई भी जो पाथ है उसमें 2 पाथ है, 2 कंपोनेंट है, एक तो स्ट्रेट लाइन कंपोनेंट है, ये स्ट्रेट लाइन कंपोनेंट है, और फिर ये कर्व्ड कंपोनेंट है। उसी तरह से ये कर्व्ड कंपोनेंट है, फिर ये स्ट्रेट लाइन कंपोनेंट है, फिर कर्व कंपोनेंट है। तो मतलब जो रास्ता, अब जो पार्टिकल रास्ता फॉलो कर रहा है वो, उसमें 2 तरह के रास्ते हैं, एक तो कर्व्ड सेगमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करने कि मैं यही क्यों ले रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब देखो कि अगर कर्व्ड सेगमेंट में, जैसे सपोज करो कि पार्टिकल हमारा यहां से यहां आया, या फिर पार्टिकल हमारा यहां से यहां आने के बाद इस कर्व्ड सेगमेंट को फॉलो किया, या इस कर्व्ड सेगमेंट को पार्टिकल फॉलो करता है, या इस कर्व्ड सेगमेंट के अलोंग पार्टिकल अगर डिस्प्लेस्ड होता है, तो तुम लिख सकते हो कि फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट for a small displacement ds along curve segment, ठीक है, सेगमेंट। तो जैसे मान लो कि ये पार्टिकल जो है सो यहां से यहां ds डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो इस ds डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो फोर्स लगा वो क्या होगा? द फोर्स ऑलवेज बी द रेडियल। फोर्स क्या होगा? तो रेडियल होगा, तो इट विल बी परपेंडिकुलर, मतलब जो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds along the curve segment, the vector the f dot ds will be 0 because क्या चीज कि डिस्प्लेसमेंट ds will be perpendicular to द ग्रेविटेशनल फोर्स F। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रेडियली एक्ट करेगा, तो हमेशा जो कर्व्स, अगर मान लो पार्टिकल इस कर्व पाथ को फॉलो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, और रेडियल फोर्स जो पार्टिकल लगाएगा वो कैसा लगाएगा? ये इस तरह से, तो ये इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर पार्टिकल कर्व सेगमेंट में मूव करता है, जिसका सेंटर क्या है? कर्व सेगमेंट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ए सर्किल सेंटर एट द मास m। तो अगर पार्टिकल इस कर्व सेगमेंट में मूव कर रहा है तो f डॉट ds 0 हो जाता है। इस चीज को आप समझ जाए भाई। और जब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में जाएगा तो f डॉट ds की अपनी एक वैल्यू होगी। तो चलो अब मैं निकालता हूं वर्क डन when the particle moves along the path AAB, क्या है? work done when the particle moves along path A और B, तो क्या होगा? टोटल वर्क डन जो W होगा, दिस विल बी वर्क डन while moving from A to capital A to capital A प्लस वर्क डन while moving from capital A to B, ठीक है। अब देखो A to capital A तो वही वर्क डन हुआ, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ, जो मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है, तो मैं लिखूंगा यहां से वेक्टर F डॉट ds, लिमिट्स हो जाएगा मेरा A टू कैपिटल A, ठीक है, मतलब RA टू R कैपिटल A, ठीक है, और प्लस वर्क डन अलोंग A और B, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के अलोंग वर्क डन क्या होगा? तो 0 होगा, क्योंकि क्या हो जाता है? तो इसमें f डॉट ds की वैल्यू क्या आ जाती है? कर्व सेगमेंट में 0 हो जाती है, तो दिस विल बी 0। अब देखो यहां से ये जो RA है, यहां से जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो है, ये जो RA है, और ये जो तुम्हारा
ठीक है, ये आर ए है, ठीक है, ये आर ए है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, तो आर बी है। तो एक्चुअली में आर कैपिटल ए जो है सो आर बी के ही बराबर होगा, क्योंकि इट विल बी अ सर्कुलर सेगमेंट है ये। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि एज आर कैपिटल ए इज इक्वल टू आर बी, ठीक है। और सो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन होगा इस केस में क्या चीज़, तो आर ए से आर बी और वेक्टर एफ डॉट डी एस। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन व्हेन द पार्टिकल फॉलोज द पाथ दिस ए कैपिटल ए और बी। देखो यहाँ ये डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है पर मैंने एक्चुअली इसको एक्यूरेटली बनाया नहीं है। इट इज जस्ट ए सर्कल विद द सेंटर एट द मास एम। सो दिस आर ए इज इक्वल टू आर बी, ही इसी के बराबर होगा जो है सो, क्योंकि ये सर्किल सेंटर से सर्किल का रेडियस ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर ए इक्वल टू आर बी किया है। अब देखो, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क डन व्हेन द पार्टिकल मूव्स द पाथ ए बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग दिस, आई होप कि भाई समझ में आ रहा होगा आपको। तो वर्क डन वाइल फॉलोइंग द पाथ क्या चीज, तो ए बी और स्मॉल बी। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन वाइल द पार्टिकल फॉलोज फ्रॉम ए टू कैपिटल बी, ए टू कैपिटल बी प्लस वर्क डन बी टू स्मॉल बी, बी टू स्मॉल बी। अब ए टू कैपिटल बी आने में जो वर्क डन होगा तो इंटीग्रल हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एस, और ये हो जाएगा ए टू कैपिटल बी। मतलब ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए है, आर स्मॉल ए, ठीक है, तो आर स्मॉल ए और यहाँ पे आर कैपिटल बी और प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, और ये बी वाला है तो बी का हो गया पोजीशन वेक्टर आर कैपिटल बी, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर कैपिटल बी है और स्मॉल बी, तो ये हो गया आर बी, ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये जो तुम्हारा है एफ डॉट डी एस की जो वैल्यू है ये इस सेगमेंट के अलोंग क्या होगा, मैंने कहा है परपेंडिकुलर होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो। तो ये हो गया जीरो, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया आपको, फाइनली आ गया आपको यहाँ से आर जो कैपिटल बी है, दिस आर कैपिटल बी इज बेसिकली इक्वल टू आर स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो एक सर्किल का रेडियस है। तो तुम लिख सकते हो यहाँ से कि आर स्मॉल ए और बाई आर बी और वेक्टर एफ डॉट डी एस। तो ये आ गया वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी स्मॉल बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दो पाथ से तो हम लोगों ने अभी तक सेम वर्क डन निकाल लिया, या इस पाथ से भी उतना ही काम हुआ, इस पाथ से भी यहाँ आने में, यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से ऐसे, और इस पाथ को जो हम फॉलो करते हुए हम जब गए बी पे तो हमने काम उतना ही किया जितना कि हम इस पाथ से फॉलो करता हुआ यहाँ से, किसने काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उतना ही काम किया। दो डिफरेंट पाथ से तो मैंने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ही काम किया। अब एक तीसरा मेरा बड़ा पाथ है, इससे भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना काम होता है, ठीक है। तो इस तीसरे पाथ को देखोगे तो तुम लिख सकते हो इसमें कि वर्क डन अलोंग द पाथ 3, ठीक है। आई थिंक वी शुड राइट इट हियर, वर्क डन अलोंग, ठीक है, अलोंग, वर्क डन अलोंग किस पाथ में हम लोग कर रहे हैं, तो ए सी, ठीक है, डी ई एफ जी एच और बी, ये पाथ है। ए से हम लोग आए हैं सी पे, सी से आए हैं यहाँ पे डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे, जी से एच पे, एच से बी पे, ये पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ तो जानते हो भैया कि इस कर्व पाथ के अलोंग द वर्क डन जीरो हो रहा है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई द वर्क डन अलोंग द कर्व पाथ इज जीरो, ठीक है। तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं, इस पाथ को तो लेना ही नहीं है, केवल स्ट्रेट सेगमेंट को लेना है। तो बस मैं लिखूंगा कि इसके वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ प्लस वर्क डन फ्रॉम जी टू एच प्लस वर्क डन जी टू एच, बाकी तो ये जीरो ही हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कुलर पाथ का ही सेगमेंट है, ये जो है ना ये पूरा एक सर्कुलर पाथ का ही सेगमेंट है। तो जी टू एच के बीच तो हमारा वर्क डन का कर्व सेगमेंट हो गया, तो काम ही नहीं हुआ। तो काम किस किस सेगमेंट में हुआ, यहाँ से यहाँ आने में इस पाथ के अलोंग, एक तो इस सेगमेंट में काम हुआ
उसके बाद ये कर्व सेगमेंट में इसमें काम नहीं हुआ, इस सेगमेंट में काम हुआ, फिर ये कर्व सेगमेंट में इस सेगमेंट में काम हुआ, क्योंकि बाकी सेगमेंट में जो कर्व सेगमेंट है उसमें क्या होता है, तो एफ डॉट डी एस जीरो हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेडियली होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो है सो अगर वर्क डन निकालोगे अलोंग दिस पाथ तो इट इज बेसिकली दिस आएगा। अब देखो वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, सी से डी पे जाने में वर्क डन कितना हो गया, तो बस सिंपलर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से हो गया आर कैपिटल सी और कैपिटल डी, ठीक है, सी और डी, और ये हो गया एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस प्लस वर्क डन अलोंग ई टू एफ, तो आर कैपिटल ई और आर कैपिटल एफ, और ये हो गया एफ डॉट डी एस, और फिर प्लस हो गया तो यहाँ से जी टू एच, जी टू एच, तो यहाँ से आर कैपिटल जी और आर कैपिटल एच, और ये हो गया एफ डॉट डी एस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आर से, यहाँ से कहाँ गए हम लोग, गए हैं सी टू डी, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग गए ई टू एफ गए। अब एक चीज़ और देखने की बात है कि जो आर ई है, मतलब पोजिशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू एम, ये जो आर ई है, ठीक है, आर कैपिटल ई, और ये जो आर डी है, ठीक है, आर कैपिटल डी, ये दोनों बराबर ही है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है भी एक कर्व सेगमेंट है, दिस इज अनदर कर्व सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली रेडियस है, रेडियस है ऑफ ए सर्किल सेंटर एट द मास m, ठीक है। तो तुम जब ये तो बराबर ही हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से क्या चीज़ कि इंटीग्रल ऑफ आर सी, यहाँ पे आर डी एफ डॉट डी एस, ठीक है, एफ डॉट डी एस प्लस यहाँ पर सब वेक्टर है भाई, डी एस को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, आर ई इज इक्वल टू आर डी है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर डी और आर डी यहाँ पे फिर आर एफ, फिर ये एफ डॉट डी एस, और फिर यहाँ से जो G है, यहाँ से देखो एक चीज़ G और H को देखो, G हो गया और F हो गया, तो RG जो होगा यहाँ से यहाँ जो इसका पोजीशन वेक्टर है RG, दिस इज इक्वल टू RF, क्योंकि ये भी एक सर्किल का हिस्सा है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या चीज़ कि RF यहाँ पे RH वेक्टर F डॉट डी एस, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ तो डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो ये क्या आ गया, ये जो है सो इंटीग्रल लिमिट कैसे जा रहा है, आर सी से आर डी है, फिर आर डी से आर एफ है, फिर आर एफ से आर एच है, माइंड अपर लिमिट इज दूसरे का लोअर लिमिट है, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज क्या चीज़, तो आर सी यहाँ का लोअर लिमिट और यहाँ का अपर लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूअस लिमिट है ये, और वेक्टर एफ डॉट डी एस, ठीक है। और जो आर एच है तुम्हारा, ये जो देखो ये जो आर एच है, ये जो वेक्टर एच है वो बेसिकली आर बी के बराबर है, क्योंकि ये क्या एक सर्किल है तो इसका रेडियस हो गया, तो तुम इसको लिख सकते हो क्या चीज़, इंटीग्रल ऑफ आर सी, और ये यहाँ पे सॉरी ये इंटीग्रल हो गया आर सी, एंड फाइनली व्हाट इज आर सी, यू कैन सी आर सी इज इक्वल टू आर ए, सो आप ये लिख सकते हो आर ए, और आर एच को तुम लिख सकते हो यहाँ से, ये एच है तो दिस इज आर बी, तो आर बी और यहाँ पे एफ डॉट डी एस। तो फाइनली जो वर्क डन हुआ वो वही वर्क डन हुआ जो इस केस में हुआ और जो इस केस में हुआ। तो तुमने क्या देखा कि इन तीनों केसेस में, इन तीनों पाथ्स के अलोंग वर्क डन बाय द ग्रेविटी रिमेन्स द सेम। अब बात ये आ गई कि सर आपने तो जो स्पेसिफाइड पाथ लिया, एक तो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर सेगमेंट ले लिया ताकि फोर्स परपेंडिकुलर हो गया, और एक रेडियल सेगमेंट ले लिया, तो भाई एक चीज को बताओ कि कोई भी पाथ होगा, सपोज करो कि ये जो m मास का पार्टिकल है ये कोई भी पाथ फॉलो करेगा, तो सपोज करो, इस चीज को समझो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस तरह का पाथ क्यों चुना, इसको समझना जरूरी है कि अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये स्मॉल मास का m का ऑब्जेक्ट है, अब ये सपोज करो कि इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ आया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट कोई B हो गया, ठीक है। तो हर एक जो पाथ का स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो इनटू टू कंपोनेंट, एक तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक रेडियल मतलब एक टेंजेंशियल, एक नॉर्मल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। यू कैन ब्रेक एवरी डिस्प्लेसमेंट इनटू टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि जब फोर्स जो एक्ट करेगा, फोर्स जब इस पे मान लो पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो तो रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा रेडियल कंपोनेंट और एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट जो अलोंग द फोर्स होगा, ठीक
ठीक है। तो जो आपका अलोंग द कर्व कंपोनेंट जो होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा फोर्स के, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यू कैन कन्विंस योरसेल्फ दैट एनी पाथ taken from A to B can be consist of a combination of the straight line, a combination of the radial and tangential segment। कोई भी पाथ, किसी भी तरह का पाथ, तो इसी टेंजेंशियल सेगमेंट और रेडियल सेगमेंट का बना होगा। मतलब अब आप खुद को कन्विंस कर सकते हो कि किसी भी पाथ से पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में अगर दो पॉइंट के बीच ट्रेवल करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। और अगर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इफ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स देन इट मस्ट बी हैविंग ए प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू।